आखिरी टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? What was the last topic that we studied in the previous lecture में? क्या पढ़ा था हमने? सबसे आखिरी टॉपिक कौन सा था? नहीं, याद ही नहीं है किसी को, ताकि और फिर देखा ही नहीं होगा, है ना? अच्छा, फॉर्मूला कर रहे थे अपन। फॉर्मूले में कौन सा देखा था हमने? an माइनस बी एन वाला। शिवम बोल रहा है वाज एब्सेंट। प्रेजेंट रहना चाहिए ना, बट ऑनलाइन में क्या है, आके देखो 1 घंटे लेक्चर, 1.5 घंटे। और कौन था? 14 पीपल आर देयर, 14 लोग हैं। तो क्या कर रहे थे हम? फॉर्मूलेज कर रहे थे। फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था सारा, या कोई फॉर्मूला बाकी भी था? मेरे हिसाब से हमने कर लिया था ऑलमोस्ट सारे, जितने इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से वो हमने कर लिया था। अच्छा, लेट मी चेक कि आपको याद है या नहीं है। लेट मी चेक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर 3abc है, इफ दिस इज इक्वल टू 3abc, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, so what you can conclude from this expression? सिद्धार्थ बोल रहा है एबीसी तीनों 0 हो जाएगा। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। पार्थ तो यही बोल रहा है, मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था कि तीनों 0 हो जाएगा। दोबारा जाके पढ़ते नहीं हो आप लोग। जो कराया जाता है आपको दोबारा आप जाके नहीं करते फिर वापस, है ना? तभी कुछ याद नहीं रह रहा है आपको। एलएचएस ग्रेटर देन आरएचएस, ये कौन सी बात है? राहुल सही बोल रहे हैं, एक राहुल शर्मा है वो सही बोल रहे हैं। पार्थ बकवास कर रहे हैं। हाँ, अच्छा शिवम, ये आपका पहला लेक्चर है? ओके फाइन। तो शिवम का पहला लेक्चर है। और कोई है जो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो? और कोई है क्या जो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? सभी के सभी गधे हो एक नंबर के। एक ओके फाइन, एक और है। 2 स्टूडेंट्स आर देयर, आशीष। 2 नए लोग हैं, 2 पीपल आर completely new. So पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ मैं एक बार, फिर अपन वी विल लुक इनटू अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक। अगर ये एबीसी आ रहा है, इट मीन्स पहली बात कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या तो ऐसा होगा, या फिर a b होंगे। आइदर सम इज और ठीक है।
एक बच्चा, एक रोहित ने किया था, रोहित या क्या नाम था उसका, राहुल ने किया था, लेकिन उसने केवल ये वाला पार्ट बताया था। ये भी बताना चाहिए था आपको, ये भी बताना चाहिए था। इसका रीजन क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जब अपन करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए, ये इसके बराबर होता है। तो अगर ये चीज जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ठीक है। एंड इसके जीरो होने का क्या मतलब है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले क्लास में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। स्टिल अगर आपको नहीं आता है सो दिस इज योर फॉल्ट, ठीक है। आपको सीखने का मौका एक बार ही मिलता है लाइफ में, या बहुत से बहुत 2 बार 3 बार, लेकिन उसके बाद भी अगर आप गेन नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ये बात ध्यान रखना। जो भी लोग आंसर नहीं कर पाए वो ये चीज ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे कि अच्छे से लाइफ में अच्छा नॉलेज गेन करने का मौका बहुत ही कम मिलता है। And if you are getting that chance and you are still not able to make it, it means you are not willing to, you yourself is not willing to do that, ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना आप लोग, बिकॉज मैं वापस बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छे से आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि क्यों, उसके बाद आप लोगों ने रिप्लाई भी किया था एंड आज आप भूल गए। इट मीन्स जो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया जाता है वो आप रिवीजन ही नहीं करते हो, है ना। You do not at all, people do not at all revise the topics which has been taught to you. चलो आज स्टार्ट करेंगे अपन ट्रिगोनोमेट्री। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स दो, 30 सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स दो जरा। आई विल बी स्टार्टिंग विथ ट्रिगोनोमेट्री। दिख रहा है सबको? स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको? आपके सामने जो स्लाइड है स्क्रीन पे दिख रहा है? यस और नो? या तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज
ट्रिगोनोमेट्री फेज 1, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेज 1, है ना। तो और कितने तरीके के फेज है फॉर योर जेई प्रिपरेशन या फिर आपके क्लास 11वीं 12वीं में कितने तरीके का ट्रिगोनोमेट्री आएगा, कितने फेज में पढ़ेंगे अपन। तो ट्रिगोनोमेट्री बेटा अपन 4 फेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री फेज 1, ठीक है। इसके बाद आएगा फेज 2, इसके बाद आएगा फेज 3, इसके बाद आएगा फेज 4, ठीक है। फेज 1 में जो आपको पढ़ने को मिलेगा दैट इज रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। फेज 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। रेशियोज मतलब जैसे आप जानते हैं कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, है ना। सो दिस आर द रेशियोज। तो आपको साइन मिलेगा, आपको कॉस मिलेगा, फिर टेन मिलेगा, सेक मिलेगा, कॉसेक मिलेगा। ये सब क्या है, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज है। एंड रेशियो से रिलेटेड आपको कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे। एंड इन रेशियोज से मिलने वाले जितने भी फॉर्मूले आपने क्लास 9th में पढ़े तो वो तो वैलिड है ही, उनको यूज करते हुए वी विल एक्सटेंड दैट स्टडी फॉरवर्ड एंड और भी बहुत सारी चीजों को रिड्यूस करेंगे। बहुत ऐसे नंबर्स, ऐसे डिग्रीज पे अपन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रिड्यूस करेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ 15 डिग्री क्या होगा तो आप नहीं बता पाएंगे, अभी के हिसाब से नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ 37 डिग्री क्या होगा तो ये भी आप नहीं बता सकते हो। मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 18 डिग्री क्या होगा तो ये भी अभी आप नहीं बता सकते हो। तो इन सब चीजों को अपन डिड्यूस करेंगे इन वैल्यूज पे, साइन कॉस ये सब अपन। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री तो आप ये भी नहीं बता सकते। तो ये सब जो एंगल्स हैं, ये सब एंगल्स आपने बचपन में नहीं पढ़ा है, बट वी आर गोइंग टू डू इट नाउ। अभी अपन इन सब चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 फेज रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का। फेज 1 रहेगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। फेज 2 में अपन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, जितने भी तरीके के इक्वेशंस हैं जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे sin square x plus sin x plus 3 equals to 0. This is an equation in trigonometric ratio sin. So that will be an example of trigonometric equation. Next phase 3 में अपन पढ़ेंगे solution of triangle. Solution of triangle का phase 1 से बहुत ही गहरा नाता है। अगर आपको phase 1 अच्छे से आता है तो solution of triangle भी अच्छे से आ जाएगा। एंड लास्ट है फेज 4। फेज 4 मतलब ऐसे तो 3 फेज ही कंसिडर करते हैं अपन, बट फेज 4 इज आल्सो कंप्लीटली अबाउट ट्रिगोनोमेट्री ओनली। वो फंक्शंस के अंदर आता है एंड इट इज नोन एज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ये आपका फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर आएगा, बट इट involves with the full combination of the 3 trigos that you have studied, trigo 1 2। तीसरा का इतना यूज नहीं आएगा, ट्रिगो फेज 1 फेज 2 का यूज आएगा फेज 4 के अंदर। तो ये सब के सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपको फेज 2 अच्छा करना है तो फेज 1 अच्छा करना होगा, फेज 3 अच्छा करना है तो स्टिल फेज 1 अच्छा करना होगा, एंड फेज 4 अच्छा करना है तो फेज 1 एंड फेज 2 दोनों ही अच्छे करने होंगे। फेज 1 एंड फेज 4 दोनों ही अच्छे करने होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि whatever we are going to study is going to impact whole of our maths, whole of our trigonometry, one complete branch of mathematics for your 11th 12th उसको impact करने वाला है। अगर आप अपना ट्रिगो वीक कर लेते हो तो मैथ्स में तो वीक हो गए ही हो गए, फिजिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका फिजिक्स के अंदर। तो आपका वहां भी आपको समझ में नहीं आएगा। लोग बोलते हैं, खासकर जो एक्चुअली नीट वाले लोग हैं, जैसे कि सर मुझे फिजिक्स नहीं आ रहा है, एक्चुअली उनको मैथ्स नहीं आता है, उनको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको आना ही आना चाहिए, नॉट ओनली फॉर योर मैथ्स बट आपके फिजिक्स के लिए भी, आपके केमिस्ट्री के लिए भी। केमिस्ट्री में भी जब फिजिकल केमिस्ट्री करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा, सो बी केयरफुल। ना ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ, ट्रिगोनोमेट्री इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। एक तो ट्राई, दूसरा गॉन, तीसरा मेट्रॉन। 3 वर्ड्स का, 3 छोटे छोटे टुकड़ों का कॉम्बिनेशन है ये।
trigon and metron. This is the trigonometry is the combination of three sub ये जो वर्ड्स है उनके टुकड़े हैं. So these are three sub words. तो देखते हैं अपन कि what does this mean. ट्राई मीन्स तो आप सभी जानते हो थ्री, है ना. आप जानते हो कि इन आवर नेशनल फ्लैग वी हैव ट्राई कलर, जानते हो, रेड व्हाइट एंड ग्रीन. सो ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, तीन कलर है. गॉन मीन्स साइड्स, साइड्स मीन्स थ्री साइड्स. एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. सो मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ triangle is known as trigonometry. एक ट्रायंगल है ABC, इनके तीन साइड्स का जो मेजरमेंट है उससे बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री. मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स. So this branch deals with the measurement of the three sides of the triangle together with the three angles. एंगल्स के बारे में, साइड के बारे में अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें एंगल इन्वॉल्व हो ही जाएगा. ठीक है. इफ साइड इज एसोसिएटेड विथ फिगर, एंगल विल ऑटोमेटिकली गेट एसोसिएटेड टू इट, है ना. तो इफ these are the three lines which are making the three sides of a triangle ABC. So in that case the angle between this line 1 and line 2 is your angle A, एंड ये लाइन 2 और लाइन 3 वाले इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल B, एंड लाइन 1 एंड लाइन 3 के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल C. सो द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वी विल स्टडी अंडर ट्रिगोनोमेट्री. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो आप लोग सब जानते होंगे. जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आप सब जानते होंगे कि जैसे दिस ट्रायंगल इज गिवन, तो आप मुझे बताओ इसमें ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन तीनों एंगल का सम कितना आता है. 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा. फाइन. अच्छा, ट्रायंगल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जितने वर्टेक्स होंगे, सपोज दिस इज वर्टेक्स, सो दिस इज वर्टेक्स 1, दिस इज सेकंड वर्टेक्स, दिस इज थर्ड वर्टेक्स. तो वर्टेक्स को अपन कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे. वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C. वर्टेक्स जितने भी हैं उनको हमने वर्टिसेस, वर्टेक्स का प्लूरल होगा वर्टिसेस. तो वर्टेक्स इज फॉर सिंगल वर्टेक्स एंड वर्टिसेस इज द प्लूरल फॉर्म. तो जितने भी वर्टिसेस है, वर्टिसेस A, B एंड C, उनको अपन कैपिटल लेटर्स में डिनोट करेंगे. कैपिटल A एंड दैट टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर मैं A यहाँ पे लिख रहा हूँ तो B में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसा चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा, इसका उल्टा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर A मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो B यहाँ पे लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर C यहाँ पे लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन जो होगा दैट विल बी इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर. नेक्स्ट, जो वर्टेक्स होंगे उनके सामने वाले साइड्स को अपन वर्टेक्स के स्मॉलर फॉन्ट से डिनोट करेंगे. दिस इज वर्टेक्स A, इसका स्मॉलर फॉन्ट होगा स्मॉल a. दिस इज वर्टेक्स B, इसका स्मॉलर फॉन्ट होगा स्मॉल b. दिस इज वर्टेक्स C, इसका स्मॉलर फॉन्ट होगा स्मॉल c. और सामने वाले को सर ऑलवेज दैट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज. यस, दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन स्कीम. आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आप ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको आप गलत कर रहे हो. लेकिन जो जनरल एक स्टैंडर्ड होता है ना कि जिसको फॉलो करते हैं अपन सभी लोग, है ना, तो वो स्टैंडर्ड ये है, वो स्टैंडर्ड, वो नियम, वो कानून ये है कि अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे. ठीक है. और उसके बाद
जो वर्टेक्स है इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको अपन स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ये कैपिटल ए है, सो दिस इज स्मॉल ए। ये कैपिटल बी है, सो दिस इज स्मॉल बी। ये कैपिटल सी है, सो दिस इज स्मॉल सी। ये आपको एक चीज याद रखना है। और आपने ये चीज तो कर ही लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज एक्सटर्नल एंगल सी, दिस इज एक्सटर्नल एंगल ए, दिस इज एक्सटर्नल एंगल बी। तो आप मुझे बताओ कि दिस एक्सटर्नल एंगल ए, एक्सटर्नल एंगल सी, एक्सटर्नल एंगल बी, इन तीनों का सम कितना होगा? इसका, इसका और इसका सम कितना होगा? लेट्स टर्म इट एज θ1, θ2, θ3. So what will be the value of θ1, θ2 and θ3? 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। चलो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, इट विल बी 360 डिग्री। रीजन क्या है कि एक तो दो रीजन है। इसको आप क्या लिखोगे? पाई माइनस सी, 180 माइनस सी। इसको आप क्या लिखोगे? 180 माइनस ए। एंड इसको आप क्या लिखोगे? 180 माइनस बी। एंड इन तीनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो आ जाएगा 540 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो ये डिफरेंस कितना आया? 360 डिग्री। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ये जो θ3 होगा वो इन दोनों इंटरनल एंगल्स का सम होगा। वो इंटरनल एंगल ए प्लस इंटरनल एंगल बी के बराबर होगा। तो θ3 को अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी। सिमिलरली θ1 को हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी। θ1 की जगह लिखेंगे अपन, सॉरी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। और θ2 की जगह अपन लिखेंगे दिस प्लस दिस, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। अभी जब इन तीनों को ऐड करेंगे अपन तो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है एंड सी भी 2 बार आ रहा है। यानी कि अगर आप 2 कॉमन कर लेते हो तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम 180 था, 2 टाइम्स करेंगे तो 360 डिग्री आ गया। ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था इसको करने का, कि हमने सामने वाले अपोजिट 2 एंगल्स के सम के फॉर्म में लिख लिया और जब तीनों को ऐड करेंगे तो इट इज 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? फाइन। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे।
देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ दिस एंगल, ये जो एंगल है वो ज्यादा आ रहा है मैग्नीट्यूड में देन दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाले साइड से बड़ा आएगा। तो इसका सामने वाला साइड कौन सा है? बी। इसके सामने वाला साइड कौन सा है? सी। तो अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा आ रहा है तो इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाले साइड से ग्रेटर आएगा, ग्रेटर आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये किसी भी दो एंगल के लिए वैलिड रहेगा, किसी भी दो एंगल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब अगर अब मैं ऐसा बोलूं कि एंगल ए और एंगल सी को जब अपन कंपेयर कर रहे हैं तो लेट से एंगल सी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ साइड लेंथ ए और साइड लेंथ सी में कौन सा ज्यादा होगा? एंगल ए और एंगल सी को जब मेजर कर रहे हैं तो ए की वैल्यू अधिक आई, सी की वैल्यू कम आई, तो आप मुझे बताओ ये साइड लेंथ ए और साइड लेंथ सी में से कौन सा ज्यादा होगा? शिवम इज राइट, मयंक इज राइट, आशीष इज राइट, सिद्धार्थ इज राइट, पायल, मानसी, नीरज। फाइन, सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। तो इसको याद रखना आप कि ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, greater will be the magnitude of the side opposite to it, greater will be the magnitude of side opposite to that angle। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये एक इनइक्वालिटी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड को अगर आप सम करेंगे, जैसे मैंने ए को और बी को सम कर दिया तो वो सी से ज्यादा आएगा, ठीक है। इसको अपन ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ए और बी को अगर अपन सम करेंगे तो उसकी वैल्यू सी से अधिक आएगी, ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। वीडियो ऑफ कर लो मयंक। सिमिलरली अगर मान लो मैं बी प्लस सी को ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू ए से अधिक आएगी, और अगर मैं ए और सी को ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू बी से अधिक आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सो के वीडियो देख रहे थे ना, तो बेटा पढ़ाई सो के करने का चीज नहीं है। अगर आप अभी भी सो के कर रहे हो तो वो पढ़ाई अंदर आने वाला नहीं है, वो ऊपर ऊपर ही उड़ जाएगा। जैसा आप सो रहे हो पढ़ाई भी आपसे करवट लेके साइड से निकल जाएगा, वो आपके भेजे में उतरेगा ही नहीं। अगर आपको सीरियस होना है, पढ़ाई एक्चुअल में करनी है, तो टेबल पे बैठना चाहिए, कुर्सी पे बैठना चाहिए, एक पेन लेके हाथ में कॉपी लेके फिर पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत गंदा एटीट्यूड है, स्पेशली इन ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स डू दिस कि कोई देखने वाला तो है नहीं, चलो बिंदास सो जाओ, और जो पढ़ाता है पूजा की तरह, जैसे सत्यनारायण भगवान का होता है ना पूजा, वैसे सुन लेते हैं अपन। तो दैट इज वेरी बैड एटीट्यूड। पढ़ाई वैसे करने वाली चीज, आप क्रिकेट मैच थोड़ी ना देख रहे हो, वीवो आईपीएल थोड़ी देख रहे हो कि सोए सोए भी एंजॉय कर लिया हमने। आप एक नोटबुक पेन लेके एक टेबल पे बैठना चाहिए, पढ़ने वाले पोस्टर में बैठना चाहिए, और जो क्वेश्चन पूछा जाए या जो स्क्रीन पे आ रहा है उन सारी चीजों को कॉपी में नोट करना चाहिए। ओनली देन यू कैन लर्न, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जैसा अभी सुबह मॉर्निंग में पूछा आपसे क्वेश्चन आने के साथ ही कोई लोग भी रिप्लाई नहीं कर पाए थे। सो दैट इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर दिस मच सीरियस। वही चीज रिपीट होने वाला है। तो किसी भी दो, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, सम ऑफ एनी टू साइड्स, ब्रैकेट में लिख लेना सभी लोग, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड वन।
sum of any two sides is greater than the third side. फिर नेक्स्ट है the difference of any two side is less than the third side, है ना। तो इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि इस a को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, b इज ग्रेटर देन c माइनस a, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि c माइनस a जो है वो b से कम है। हाँ, c माइनस a कैन बी नेगेटिव, अगर a की वैल्यू कम है, a की वैल्यू अधिक है, c कम है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस कीप्स एवरीथिंग पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी है तो उसको मॉडुलस मैग्नीट्यूड उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉडुलस लिख दोगे, मॉडुलस ऑफ c माइनस ए लेस देन b, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ a माइनस c यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लेस देन b। तो ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी का हिस्सा है। आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का डिफरेंस, जैसे ये और ये पिक कर लिया हमने, तो इन दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरे साइड से कम होगा, वो हमेशा तीसरे साइड से कम होगा। आप ये चीज लिखोगे, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is less than the third side. Difference of any two sides of a triangle is less than the third side. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो एंगल जितना बड़ा उसके सामने का एंगल उतना बड़ा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर a की वैल्यू a मान लो 60 डिग्री है और b मान लो 50 डिग्री है, तो ये इसके सामने वाला जो साइड होगा वो 50 वाले साइड से ज्यादा होगा, a की वैल्यू b से अधिक होगी। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि a जो है b से 10 ज्यादा होगा, ये कहना रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि a b से ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, इस दोनों में से मालूम नहीं है ना कौन सा ग्रेटर है। हो सकता है ए ग्रेटर हो जाए या फिर हो सकता है सी ग्रेटर हो जाए। तो सी ग्रेटर हो गया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो मॉडुलस ले लेने से उसका पॉजिटिव साइड या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है ना। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि अमन के और एक और बंदा है नीरज गुप्ता, नीरज के इन दोनों के एज का जो डिफरेंस है या वजन का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो आप क्या करोगे कि अमन का वजन है मान लो 50 किलो और नीरज है मान लो 60 किलो, तो आप 50 माइनस 60 माइनस 10 थोड़ी ना बोलोगे। मैं तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे 10। आप क्या बोलोगे 10। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दो चीजों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आप बताने के लिए क्या करोगे, आप हमेशा मॉडुलस ले लोगे, आप हमेशा मॉडुलस ले लोगे। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल रेशियोज है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो किसी भी एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो दैट ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसके अंदर इफ दिस इज थीटा, तो ये तो हाइपोटेनस कहलाता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, ये चीज याद रखना। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड। इन तीनों में पी बी और एच में सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल। सो थीटा के साथ जो साइड होता है हाइपोटेनस के अलावा, दैट इज बेस, एंड थीटा के अपोजिट जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर।
इसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला साइड इज बेस, थीटा के अपोजिट वाला साइड इज परपेंडिकुलर। ठीक है। एंड अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि जो ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में मतलब आप अपने क्लास 9th-10th में पढ़ा होगा कि यहाँ से आप साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? That is right, P upon H. Then what is the value of cos theta? What is the value of cos theta? B upon H. Acha, what is the value of tan theta then? नहीं, परपेंडिकुलर बोलेंगे, अपोजिट। थीटा का अपोजिट है, थीटा के सामने वाला साइड है। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ऊपर भी कर दिया और नीचे भी अपॉन हाइपोटेनस। ऊपर नीचे अगर सेम चीज से डिवाइड करें तो रेशियो रिमेन्स द सेम। जैसे मान लो ये है 10/6, ऊपर भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 आ गया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 आ गया। तो ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो किसी नंबर को, किसी रेशियो को आप अगर ऊपर नीचे, किसी रेशियो को ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो द रेशियो रिमेन्स द सेम थिंग। तो tan थीटा था p अपॉन बी, हमने ऊपर नीचे दोनों हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया p अपॉन एच, नीचे आ गया b अपॉन एच। ठीक है। तो p अपॉन एच क्या है? साइन थीटा। b अपॉन एच क्या है? कॉस थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। शायद मालूम होगा आप में से बहुत सारे लोगों को। tan ऑफ थीटा इज साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अभी यहाँ पे आप देख के बताओ मुझे। अच्छा, आपने एक पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा बचपन में। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बचपन में आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। क्या होता है ये थ्योरम? ये थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, if we add it with the square of base, it becomes equal to the square of hypotenuse. परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे, बेस का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। या फाइन। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा करता हूँ तो दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करता हूँ तो दिस इज बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऊपर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा कि पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ऐड करने पे आता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा? 1। ठीक है।
ये याद कर लेना है आपको कि दिस इज 1। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साइन थीटा इज पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉसेक की अगर बात करेंगे तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। सेक इज हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब साइन का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि अगर 1 अपॉन साइन कर रहे हैं अपन तो क्या आना चाहिए कॉसेक थीटा। अगर ऐसा आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, दिस टू आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल। साइन एंड कॉसेक कैसे है, रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल है। सिमिलरली टेन एंड कॉट रेसिप्रोकल है। ये आपको ध्यान रखना होगा। साइन एंड कोसेक रेसिप्रोकल, कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल, टेन एंड कॉट रेसिप्रोकल। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। पहला तो ये बता दिया आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी कैसे आएगा, सेम तरीके से। अगर आप सेक स्क्वायर को लिखते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन, आप पिछले स्लाइड से चेक कर सकते हो, एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा को अपन लिख लेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। इन दोनों में हमने बेस का स्क्वायर एलसीएम लिया, ऊपर आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नौ अपन जानते हैं कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड करने पे आता है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करने पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करने पे आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना आ जाएगा, 1। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना आ रहा है, 1। कॉसेक स्क्वायर कितना होगा, दिस इज साइन का उल्टा। साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉट टेन का उल्टा, टेन था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। एलसीएम आ गया पी स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये ऊपर वापस पी स्क्वायर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीनों याद कर लो सभी लोग, ये तीनों याद कर लो। हो गया, ये तीनों याद हो गए।
दूसरा देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप इसको लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से इसको मैंने लिख दिया सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो किसी भी दो चीज को अगर अपन इस तरीके से लिख पा रहे हैं, ए इज 1 अपॉन बी या फिर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू बी, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। ठीक है, एंड जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है रिजल्ट, इट मीन्स दिस टू थिंग्स या दिस टू नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। These two numbers are reciprocal of each other. Numbers are reciprocal of each other. ये आपको समझना होगा कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आता है एंड तो इसका क्या मतलब है कि उन वो जो नंबर्स हैं वो दूसरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टर्म है सेक माइनस टेन, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन सेक प्लस टेन। इसका क्या मतलब है कि सेक माइनस टेन एंड सेक प्लस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, तो दो चीजों को चेक करने का क्या तरीका है कि वेदर टू थिंग्स आर रेसिप्रोकल और नॉट। मान लो ये ए है और ये पूरा का पूरा बी है, तो मेथड क्या है चेक करने का कि ये दोनों रेसिप्रोकल है या नहीं। तो मेथड ये होता है कि जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू शुड गेट 1। आपको क्या मिलना चाहिए, एक। अगर एक मिल रहा है इट मीन्स दिस टू आर रेसिप्रोकल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे तो ये ए माइनस ये सेक माइनस टेन, ये सेक प्लस टेन आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एंड ये आप जानते हो कि द रिजल्ट इज 1। द रिजल्ट इज 1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक नंबर है 2 माइनस रूट थ्री, एक नंबर है 2 प्लस रूट थ्री, ये दोनों रेसिप्रोकल है क्या एक दूसरे के, यस और नो। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, आर दिस टू रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यस और नो। यस, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1। तो अगर नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो किसी भी एक का अगर उल्टा पूछा जाए, उल्टा मतलब 1 अपॉन के फॉर्म में, जैसे 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री लिखता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, है ना। 1 अपॉन इसको इधर जाके डिवाइड कर लेंगे तो 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि रेसिप्रोकल ऑफ cosec minus cot is cosec plus cot. If this is A, if this is B, so ये A and B are reciprocal of each other. Why? क्योंकि जब अपन A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। When we multiply A and B, we will get 1. It means A and B are reciprocal of each other. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक, बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ? No doubt. So move to questions part. Do this one.
ये क्वेश्चन करो, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। सही है, सभी लोग ऑलमोस्ट सही बोल रहे हो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर राइट। सेक स्क्वायर ए माइनस वन वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन स्क्वायर ए। एंड इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर ए के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, वन। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू रेसिप्रोकल्स ऑलवेज रिमेंबर यू विल गेट वन। whenever you multiply two reciprocals you will always get one। ये प्रूफ करो सभी लोग, ऑल ऑफ यू डू दिस। मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ आपको, कंप्लीट करो इसको, मैं आ रहा हूँ वापस। 30 सेकेंड्स।
हो गया? 2-3 लोगों ने मैंने देखा किया है, 3 लोगों ने किया है बस, बाकी लोगों ने नहीं किया है। सबको करना चाहिए था। देखो, सेक थीटा को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इससे करते हैं फिर इससे करते हैं। तो पहला टर्म क्या आएगा? सेक थीटा साइन थीटा। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज 1, क्योंकि सेक और कॉस रेसिप्रोकल है एक दोनों के। तो जब रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्या होगा? कॉसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन होगा इससे भी और फिर इससे भी, तो कॉसेक इंटू साइन आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट होगा कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू बिना मुझसे दिस इज सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। तो ये इन दोनों को ऐड करने पे दिस इज 10, सॉरी दिस इज 2, एंड इधर आ रहा है सेक इज 1 अपॉन कॉस, सो दिस इज साइन अपॉन कॉस, and cosec is 1 upon sine, so this is cos upon sine। ठीक है? इन दोनों में जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या लोगे? साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, साइन को कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? सो दिस इज 2 तो था ही, तो दिस इज 2 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया? 1। सो दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन इज कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा। सो दिस इज 2 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, दिस इज 2 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही प्रूफ करना था ना अपने को। ये समझ गए सभी लोग? ये समझ गए? हाँ या ना? किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक ट्रिगो के क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपसे हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखने के बाद एटलीस्ट कर लो। इसको भी रिपीट करना है क्या? अरे सुबह ऐसे रिपीट नहीं किया जाता है, दिस इज नॉट अ टेली रिकॉर्डर कि आप कैसेट चलाओगे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। आप वो पूछो आपको कहाँ पे डाउट है, ठीक है? आपको कहाँ पे डाउट है, दैट पॉइंट इज टू बी आस्क्ड, क्योंकि रिपीट करो मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग एट ऑल, so that is not a genuine question or genuine doubt to ask. You should ask, सर मुझे यहाँ पे डाउट है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे समझा दो, that is a doubt। रिपीट करो तो पढ़ाई में रिपीटेशन का स्कीम नहीं होता है, पढ़ाई में डाउट का स्कीम होता है। दिस इज नॉट अ कैसेट टू रिवाइंड कि रिवाइंड कर दिया सब कुछ वापस चालू हो गया। तो आपको कहाँ पे डाउट है आप वो पूछो कि सर आई हैव अ डाउट एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। सुबोध, कहाँ पे डाउट है वो पूछो। बाकी और किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी को भी किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर ये फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया, सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया, थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया। आप ऐसे पूछो, इस तरीके से पूछो, ठीक है? सर सेकंड को साइन अपॉन कॉस वाला स्टेप, अरे मेरे बेटे कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन
साइन थीटा होता है और सामने क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो गया ना कॉस अपॉन साइन। कुछ जादू मंत्र थोड़ी कर रहे हैं, कॉसेक को 1/sin लिख के कर ऐसा लिख दिया, ठीक है, कॉसेक को 1/sin लिख दिया और वो कॉस अपॉन साइन आ गया। कोई बात नहीं, होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप थोड़ा सोचें, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें। दिमाग पे जोर आएगा तो दिमाग सोचेगा आपका, और दिमाग जितना सोचने को विवश होगा उतनी ही आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। केवल लिसन कर लेने से, सुन लेने से, कैन यू प्लीज इंक्रीज द क्वेश्चन लेवल। अच्छा ये कौन है भाई, विनायक, तुमने तो आंसर नहीं किया एक भी और क्वेश्चन लेवल इंक्रीज करने को बोल रहे हो। अच्छा हाँ कर लिया तुमने, फाइन, कर लिया था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे एक एक करके करेंगे, है ना, धीरे धीरे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो चलो लेवल बढ़ा दिया, चलो लेवल बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन करो, लेवल बढ़ा दिया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, एक से एक लेवल है बेटा अपने पास, लेवल्स की कमी नहीं है, बट आपके रिस्पॉन्स सही नहीं आते हैं, सो आई एम स्टिल स्टक विद द बेसिक लेवल्स। एक दो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, दे गेट टू द आंसर क्विकली, बट मैक्सिमम नंबर 90% नंबर्स ऐसे हैं जो या तो आंसर कर ही नहीं रहे, कर भी रहे तो बहुत लेट से कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज समवेयर इन बिटवीन दोस टू। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन करो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट यू शुड गिव आंसर। अगर आप मुझसे अच्छे क्वेश्चंस बोल रहे हो तो दिस क्वेश्चन इज नॉट अमंग द बेस्ट, ये मॉडरेट क्वेश्चंस में से आएगा, and then you should reply, you should answer at least moderate questions, moderate question levels, then we will go to more tougher part। अब जितना सॉल्व करते जाएंगे हम उतने ही टफर पार्ट में जाते जाएंगे। ये मॉडरेट पार्ट है, इसके बाद और टफ पार्ट आएगा, बट आप पहले मैं ऐसा चाहूंगा कि आप ये आंसर करो मुझे। थोड़ा तमेज गलत है, 5/10 मतलब क्या हाफ बोल रहे हो? गलत गलत लग रहा है मुझे, गलत। बेटा लेवल्स एक से एक है ना, लेवल्स की कमी नहीं है, आप पार करते जाओ लेवल, उससे ऊपर लेवल मिलता जाएगा, बट आप नीचे वाला लेवल ही पार नहीं करोगे तो ऊपर लेवल देने से फायदा नहीं है कि नहीं? जब अपन मैच खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, पहले अपनी गली की तरफ से, अपने क्लब की तरफ से खेलते हैं, क्लब में अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया तो फिर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। रणजी वगैरह से खेल लिया, रणजी वगैरह में काफी अच्छा किया, काफी रन बनाए, तो फिर क्या होता है कि आईपीएल में फ्रेंचाइजी सिलेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन में इफ दे फाउंड अस इंटरेस्टिंग गुड एनफ तो फिर आईपीएल में खेल लिया, आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, आईपीएल में बहुत अच्छा कर लिया, रणजी में भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो फिर दे कंसिडर अस फॉर द, अगर जूनियर है तो जूनियर टीम में या बी टीम में, फिर अगर उसमें भी अच्छा कर लिया, बी टीम में इंडिया खेलने गई बाहर, उसमें भी अच्छा कर लिया, देन दे फाइनली सेलेक्ट अस फॉर इंडिया ए टीम, जो मेंस जो ओरिजिनल 11 या 15 की टीम है उसमें सिलेक्शन होता है। सेम, बिल्कुल सेम चीज होता है बेटा यहाँ भी, आप छोटे छोटे लेवल क्लियर करते जाओ, हम आपको ऊपर लेवल पे लेके जाते रहेंगे। गलत है मानसी।
देखो मैं आपको तरीका नंबर 1 से बता रहा हूँ। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है? हमने इसको लिख लिया, टेन थीटा को हमने लिखा साइन अपॉन कॉस, सेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस, राइट हैंड साइड है 1.5 दैट इज 3 अपॉन 2। ठीक है, 1.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 अपॉन 2। यहाँ से कॉस को वी विल टेक एज एलसीएम, ऊपर होगा 1 प्लस साइन, इट इज 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2 इंटू 1 प्लस एस, एस मतलब साइन थीटा, सी मतलब कॉस थीटा, एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा। अभी बेटा जब भी इस तरीके का इक्वेशन आए, जब भी इस तरीके का इक्वेशन आए, एक साइड आपको साइन दिख रहा है, दूसरे साइड कॉस दिख रहा है, तो एक गोल्डन रूल है, आप ये ट्राई करो और 90% ऑफ द टाइम्स आपका आंसर सेम आएगा। 90% ऑफ द टाइम योर आंसर विल बी सेम। आपको क्या करना है कि आपको स्क्वायर कर देना है दोनों साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड आएगा 9 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू, अभी क्या करेंगे, अभी अपने पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कॉस स्क्वायर जो अपने को दिख रहा है इसको अपन साइन स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। वी विल राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तो अपन स्क्वायर कर चुके हैं, स्क्वायर करने के बाद आप ये चीज जानते हो ना कि सी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। सो दिस इज 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। हमने इसको 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख लिया। नाउ यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक टर्म है, तो एक और एक कैंसिल कर दो, बचेगा क्या? 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा is equals to 9 into 1 minus sin theta, that is 4 plus 4 sin theta is equals to 9 minus 9 sin theta, that is 4s plus 9s, 13 sin theta is equals to 9 minus 4, 4 को अपन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो that is 5, that is sin theta is equals to 5/13। अभी अगर साइन थीटा की वैल्यू 5/13 आ गई, इफ साइन थीटा अगर आपको 5/13 दिख गया तो आप एक छोटू सा ट्रायंगल बनाओ, छोटू ट्रायंगल बनाओ जिसमें आप इसको थीटा रख दो, एंड साइन थीटा अगर 5/13 है इट मीन्स ये वैल्यू 5 रहा होगा और ये 13 रहा होगा, तो ऑब्वियसली बेस जो है इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। तो साइन थीटा कितना आ गया? 5/13। टेन थीटा कितना आ गया? 5/12। सेक थीटा कितना आ गया? 13/12। क्योंकि सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, कॉस क्या होगा? 12/13, cos theta will be 12/13, तो sec theta will be 13/12। so these are the answers, 5/13, 5/12 and 13/12। ये समझ में आया क्या सबको? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। फाइन, चलो ये तो एक मेथड था, एंड मैं ये मेथड रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स दैट आई यूज। जो मेथड मैं यूज करूंगा, ये मेथड जनरल लोग यूज करते हैं ना, ये जो अभी हमने किया वो आम जनता वैसे ही क्वेश्चंस करती है एग्जाम के अंदर, बट द मेथड आई एम गोइंग टू यूज वो कुछ ऐसा रहेगा।
ओहो, ये ज्यादा नीचे आ गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है ही अपने पास। मैं क्या मेथड यूज करने वाला हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है 1.5, दैट इज 3/2। अभी केवल इंटेलिजेंट लोग इसका आंसर करेंगे, मैं जो पूछने वाला हूँ उसका आंसर केवल इंटेलिजेंट लोग ही करेंगे, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इफ सेक प्लस टेन इज 3/2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक माइनस टेन? इसका आंसर जो करेंगे वो केवल इंटेलिजेंट लोग ही कर पाएंगे, बाकी लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। चलो गुड, आप में से मैक्सिमम लोग इंटेलिजेंट हो। गुड, आप में से मैक्सिमम लोग इंटेलिजेंट हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सेक प्लस टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है? 1। सो सेक माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक प्लस टेन थीटा। सेक माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक प्लस टेन थीटा। दैट इज इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। सो अगर ये 3/2 है तो ये आ जाएगा 2/3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज 2 sec थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3, 6, 9 प्लस 4, that is 13/6. This implies sec theta is 13/12। ट्रायंगल बनाओगे, थीटा यहाँ पे सेक थीटा है 13/12, तो यहाँ 13, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो, यहाँ से आप 10 निकाल सकते हो, यहाँ से आप साइन निकाल सकते हो, आपसे जो भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो। सो दिस इज सॉल्विंग इन वन स्टेप। एक स्टेप में इसको, ये दूसरा स्टेप, 2 स्टेप में इसको सॉल्व लेना कर लेना हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस। अगर आपने चीजों को तरीके से पढ़ा है तो मुश्किल क्वेश्चन भी आसान होता है, एंड तरीके से नहीं पढ़ा है तो आसान क्वेश्चन भी मुश्किल होता है। एंड मुश्किल एंड आसान बस दिल का वहम होता है। जो चीज आपको आता है दैट इज इजी, एंड जो आपको नहीं आता है दैट इज डिफिकल्ट। फाइन, ये क्लियर है सबको? ये मेथड क्लियर है सबको? हाँ ना? चलो बढ़िया। तो हमने क्या किया, हमने जो पढ़ा था कि रेसिप्रोकल होता है उसका यूज कर लिया हमने। लोग बस पढ़ते हैं बट हमने उसका यूज भी कर लिया। सो दिस इज द थिंग, एंड यूज करने से वी गॉट द आंसर इन सेकेंड्स। चलो ये क्वेश्चन करो, ये तो आसान है, ये इजी लेवल में फटाफट कर लोगे आप लोग। दिस इज इजी लेवल क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स दूंगा। जो क्वेश्चन आसान होता है बेटा उसमें आप, आपकी महारत हासिल होगी इस चीज में कि आप उसको कितना कम टाइम में कर पाते हो, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें आप टाइम दो, उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बट अगर क्वेश्चन आसान है इट डजंट मीन कि आप उसको करोगे ही नहीं। उसमें वहां पे फिर देखा जाएगा कि आप कितना कम टाइम में करते हो, क्योंकि बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप जाओगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के आते हैं, लेकिन जैसे आपका सीटी वगैरह हो गया, क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का आता है, लेकिन वहाँ पे स्पीड मैटर करता है कि आप विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको क्वेश्चन आसान लगता है, आंसर इट विद इन 30 सेकेंड्स। जानवी ने कर लिया, गुड। और किसी ने?
बैंक ने भी कर लिया। चलो बहुत आसान है, आप इसको लिख लो 1/cos, इसको लिख लो आप 1/sin। तो 1 के साथ जब इसको ऐड करेंगे ये कैसा आएगा, cos अल्फा ऊपर cos अल्फा प्लस 1, नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/sin अल्फा। इसको जब ऐड करेंगे तो नीचे sin अल्फा और न्यूमरेटर sin अल्फा प्लस 1। अब इसके साथ ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगा ये इसको कैंसिल कर देगा एंड ये वाला टर्म इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, दैट इज tan अल्फा। ठीक है, ये काफी आसान था, ये समझ गए? इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को? आगे करें, कुछ तो बोलो। हाँ, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करें आगे। अरे बेटा इसको 1 प्लस 1/cos लिख लिया, इसको 1/sin लिख लिया, वही 1 प्लस 1/cos, तो cos एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर होगा cos अल्फा प्लस 1। सिमिलरली 1 प्लस 1/sin, तो sin एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर होगा sin अल्फा प्लस 1। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 1 प्लस साइन अल्फा इसको कैंसिल कर देगा, 1 प्लस कॉस अल्फा इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, ये साइन अल्फा ऊपर ये कॉस अल्फा नीचे, दैट इज tan अल्फा। ठीक है, चलो ये नीचे वाला करो। दिस इज ऑल्सो इजी लेवल, ये प्रूफ करो। दिस इज ऑल्सो इजी लेवल प्रॉब्लम। शिवम ने कर लिया। देखो अगर मेरे पास a प्लस बी अपॉन सी जैसा कुछ लिखा हुआ है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एज a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी में, है ना। अगर मेरे पास a, क्योंकि आप देख लो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो c और ऊपर आ गया a प्लस बी, तो a प्लस बी अपॉन सी अगर हमारे पास है तो वी कैन ब्रेक इट एज a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया एज, इसको हमने ब्रेक कर लिया एज साइन अपॉन कॉस का क्यूब प्लस कॉस अपॉन कॉस का क्यूब। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस का क्यूब में से हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस को एक रखा, कॉस स्क्वायर को अलग कर दिया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब आ जाएगा, तो कॉस क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस आ जाएगा 10x एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस अरे मयंक वो सब नहीं करते बेटा, अभी बड़े हो गए आप, ये सब चीजें बचपन में करते हैं कि इसको भी जीरो रख दो सर, इसको भी जीरो रख दो, सब जीरो हो गया। वो सब काम नहीं करते, आपको इन जनरल प्रूफ करना होता है। कोई भी स्टेटमेंट हमेशा सही तभी माना जाता है जब आप उसको किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सॉल्व नहीं करते हो, आपको इन जनरल सॉल्व करते हो, है ना। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो ये x इक्वल्स टू आपने 2 रख दिया, यहाँ पे आपने 2 रख दिया तो 2 के लिए सही है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर कोई भी x रखेंगे उसके लिए ये चीज सही होगा, हो सकता है वो केवल 2 के लिए ही सही हो, है ना। अगर आपने यहाँ पे x की जगह 2 रख दिया तो ये चीज सही हो गया। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये हमेशा ही सही, x को कुछ भी रख दो सर ये सही हो जाएगा, नहीं, ये केवल x को 2 रखने के लिए सही है। तो वो सब काम बचपना होता है कि सर ये रख दो वो रख दो आ गया, ऐसा नहीं होता है, आपको इन जनरल तरीके से प्रूफ करना होता है। सो दिस इज 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को वापस लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 हो गए, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये आया 10x प्लस 10 क्यूब एक्स, ठीक है। 10x प्लस 10 क्यूब एक्स प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यही प्रूफ करना था शायद। 10x प्लस 10 क्यूब एक्स, 10x प्लस 10 क्यूब एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है सबको? आया ना? कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन था on the ratios of trigonometric values, so this was of easy category. Next, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और IIT एडवांस का, मेंस का नहीं, मेंस के बाद आता है एडवांस। So this was a question being asked in IIT JEE 2009 and multiple choice question है। Multiple choice question means more than one answers may be correct। इसका क्या मतलब है कि एक से ज्यादा, more than one answer may be correct। हो सकता है कि A और B दोनों सही हो जाए, हो सकता है A, B, C और D चारों सही हो जाए। So this is a possibility that all of the answers may be right, or maybe 3 of them is right, maybe 2 of them is right, maybe 1 of them is right. So this is a multiple choice question being asked in IIT JEE 2009। तो आपको ये करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, अच्छे से बैठ के, पावर 4 में है, लेकिन ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, आई बिलीव ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स निकालने आते हैं। रूट्स में भी आसान सा रूट, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है आपका -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला, उससे हो जाएगा। तो इसको कर लो। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट टाइम एंड वी विल डिस्कस फर्दर। तब तक के लिए गुड बाय। फाइन।